अस्सलाम वालेकुम। जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता था कि ये जनरेशन कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही कुछ बन सकती है, आज उसी जनरेशन ने नेपाल की गवर्नमेंट गिरा दी है। और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया कि वो रिजाइन दे। सिर्फ यही नहीं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको रोड पे सबके सामने मारा गया है। ये सब क्यों हुआ? अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से हुआ है तो आप गलत हैं। ये सब क्यों, कब और कैसे हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या थी, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चार सितंबर को गवर्नमेंट पूरी कंट्री में सोशल मीडिया पर बैन लगा देती है। इससे पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया की कंपनी जिसमें यूट्यूब, फेसबुक शामिल हैं, अगर वो नेपाल में चलना चाहती हैं तो उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती सिवाय टिकटॉक है, जो चाइना की कंपनी है। इसके बाद गवर्नमेंट सोशल मीडिया के सारे ही बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा देती है। उधर की आवाम समझती है कि ये पाबंदी उनकी आवाज़ दबाने के लिए की जा रही है। के ऊपर वो लोग गवर्नमेंट्स के बच्चों के जो एक अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको मेंशन करते थे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात की जा रही होती थी। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग थे उनके बच्चे एक अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वहीं एक नेपाल की आम आवाम खाने के लिए भी तरस रही थी। वहाँ के इतने बुरे हालात हो चुके हुए थे, इकोनॉमी का इतना बुरा हाल था कि वहाँ के कई लोग रशियन आर्मी में जा रहे थे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और जिनको सिर्फ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पे यूक्रेन के साथ जंग में शामिल कर दिया जाता था। त्यहाँमा आफ्नो 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। हामीलाई चाहिँ एउटा जङ्गली जनावरको रूपमा हेर्छ। सिर्फ पैसे की खातिर वो लोग अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। इसके बाद 4 सितंबर को जब गवर्नमेंट बैन लगाती है तो 8 सितंबर को नेपाल के कैपिटल काठमांडू में प्रोटेस्ट किया जाता है। ये इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर यूथ थी, मतलब कि जेंज़िस थे। ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें कोई वायलेशन नहीं हो रही थी। ये लोग डायरेक्ट पार्लियामेंट की तरफ जा रहे होते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चों ने स्कूल के यूनिफॉर्म और कॉलेज के यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, जिसमें बच्चों की उम्र 20 से 25 साल थी। ये लोग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इस पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट पुलिस को डिप्लॉय कर देती है। पुलिस इनको रोकने के लिए शेलिंग, वाटर कैनन और बुलेट गन का यूज़ करती है। लेकिन कुछ लोग पार्लियामेंट के कंपाउंड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग पार्लियामेंट के कंपाउंड में एंटर होते हैं, फिर जो पुलिस इनके साथ करती है वो पूरा मुल्क देखकर हैरान रहे। पुलिस ने इनके ऊपर सीधा गोलियां चला दी, जिसमें 19 लोग उसी टाइम मर गए और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए। ये देखकर नेपालियों में और गुस्सा पैदा हो गया। इसके बाद जो लोग करप्शन से भी तंग आए हुए थे और वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना शुरू हो गए। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था। अब सिर्फ काठमांडू तक, नेपाल के कैपिटल तक ही नहीं रहा था, बल्कि ये पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट फैल गए थे। प्रोटेस्ट में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब प्रोटेस्ट रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू भी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इससे कोई फ़ायदा ना हुआ। सिर्फ इस प्रोटेस्ट की एक वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाना नहीं था, बल्कि लोग करप्शन से भी तंग आ गए हुए थे। जब से
नेपाल आज़ाद हुआ है वहाँ सिर्फ 4 ख़ानदानी हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं के गिर्द गवर्नमेंट हमेशा रोटेट होती रहती है। उनके हर उसके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। वो उनके बच्चे एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, वहीं पे नेपाल के जो आम लोग हैं वो एक रोटी को तरस रहे हैं। लोग ये चीज़ देख के तंग आ चुके हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू किया और प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू हो गए। प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि उधर के प्राइम मिनिस्टर ने इनको रोकने के लिए पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम को पीसफुल रहना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा हम जो हमेशा हर मुल्क का वज़ीर आज़म करता है, जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं, कोई जो भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ चीज़ होगी उसको यूज़ नहीं होने देंगे। हालांकि ये सोशल मीडिया पर बैन इसलिए नहीं लगाया जा रहा था कि ये इनके मुल्क के ख़िलाफ़ है, बल्कि इसलिए लगाया जा रहा था ताकि वहाँ के अवाम की आवाज़ को दबाया जा सके। दिन ब दिन लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग इस हद तक गुस्से में आ गए थे कि आखिर में उन्होंने पार्लियामेंट को भी आग लगा दी और सारी गवर्नमेंट की बड़ी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। यह हालात यहाँ तक आ गए कि वज़ीर आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकियों को निकालने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर्स तक यूज़ करने पड़ गए। एंड पे हालात इतने ख़राब हो गए कि उधर के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा। In Nepal, where Prime Minister KP Sharma Oli has resigned after police killed 19 people after anti-government protests turned violent. The demonstrations were triggered by a ban on social media in the country. That's been lifted, but neither that nor the change in government has brought calm to Kathmandu streets. इन प्रोटेस्ट्स के दौरान उधर के प्राइम मिनिस्टर की बीवी को आग में जला दिया गया और उधर के फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने रोड पे मारा उसको। इतने हालात ख़राब हो चुके हुए थे कि उधर के आर्मी चीफ ने बयान दिया और पूरे कौम से कहा कि आप पीसफुल रहें, हमने कंट्रोल ले लिया है गवर्नमेंट का। लेकिन लोग इस पे भी ना रुके। लोग कह रहे थे कि हमें इलेक्शन अनाउंस करवा के दिए जाएं। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वज़ीर आज़म चुनी जो कि उनकी पहली फीमेल वज़ीर आज़म बनी है नेपाल की हिस्ट्री की, और अब अगले साल उनके इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। इस पूरे प्रोटेस्ट में नेपाल में 72 लोग मारे गए और 1112 लोग ज़ख्मी हुए। जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसी जनरेशन ने पूरे नेपाल की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।